So today I am going to tell you about the marking of pathology. तो आप जनरल पैथोलॉजी जो है वो बुक में से मार्क करें कंटेंट्स वाला टॉपिक। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर 1 है वो आपने नहीं करना। इसमें से सिर्फ 2-3 डायग्राम से जो आपने करनी है, उसके बाद आपने चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक करना है। ये आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो आपकी थर्ड ईयर में इन्वॉल्व हैं। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आपके फोर्थ ईयर के हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप बुक को सेपरेट करा लें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे मैंने अपनी बुक सेपरेट कराई हुई है, तो आप अपनी बुक को सेपरेट करा लें। ये चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब जो चैप्टर 1 है, इसमें से आपने एज सच कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ डायग्राम है जो मैं आपको बताती हूँ जो आपने करनी है। 19 है, उसके ऊपर ये जो डायग्राम है, टेबल बना हुआ है, ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रीजनरेशन एंड रिपेयर, ये वाला आपका यूक्यू है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, इसमें से एससीक्यू भी आएगा। अकेला अकेला भी आ सकता है और एज सच भी वो पूछ सकते हैं आपसे कि ग्रोथ फैक्टर्स के नाम बताएं और उनके फंक्शन बताएं। सिंगली भी पूछ सकते हैं। ओएसपी में भी ओएसपी में तो शायद ना आए, बट इट कैन बी अ वाइवा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूक्यू। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको नो हाउ होनी चाहिए इस डायग्राम की। तो आपने ना इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना है। इसकी जब भी आप कोई डायग्राम करें, इसकी टिप ये है कि फर्स्ट यू हैव टू सी द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन मेंशन बिलो। तो इस तरीके से जब आपको डायग्राम और उसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू सॉल्व इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो इसके लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये डायग्राम जो हैं दोनों ये अच्छे से देख लें, तो आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा एमसीक्यूज़ के लिए भी और एससीक्यूज़ के लिए भी। देन आपने ये वाली डायग्राम करनी है, सेल साइकिल लैंडमार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एमसीक्यूज़ एज वेल एज एससीक्यूज़। सो ये आपने अच्छे से देख लेनी है। जब आप ये डायग्राम कर रहे हो डिस्क्रिप्शन से देख के, तो उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोलिफरेशन और सेल साइकिल वाला टॉपिक ज़रूर रीड करें। ये सारा रीड नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। ये सिर्फ आपने जहाँ तक मार्क किया हुआ है मैंने, सिर्फ वहाँ तक ही रीड करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा है सेल इंजरी एंड सेल डेथ अडेप्टेशन। सो इस चैप्टर में मैं आपको बता देती हूँ, मार्किंग कर लें आप। अब ये है कि एज अ सीनियर व्हेन आई वाज जूनियर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब हमारे सीनियर कोई चीज़ कट करा देते थे। तो मैंने अपनी बुक पे कुछ चीज़ें काटी हुई हैं। आई होप कि आप लोगों को भी बड़ी खुशी होगी कि ये बिल्कुल ही नहीं करना। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले तो ये एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इट इज़ जस्ट फॉर द कंसेप्ट व्यू, इट कांट बी आस्क्ड इन ओएसपी, वाइवा और एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़। इट्स जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। सो ये वाला टॉपिक बेशक आप ना करें। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज एंड स्ट्रेस। सो इसको आपने रीड कर लेना है। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं कि सेल इंजरी क्या होती है, रिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है। उसके बाद ये डायग्राम आपने कर लेनी है स्टेप्स इन द एवोल्यूशन वाली। ये डायग्राम ही बेसिकली इस टॉपिक में बताई हुई है। ये डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए ड्रॉ करनी। मतलब ये एक फ्लो शीट्स है। जब भी आपका पेपर हो, व्हेन एवर इट्स योर प्रॉफ और क्लास टेस्ट, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो चार्ट्स बनाएं। फ़्लो चार्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ। इट इज़ अ टिप फ्रॉम मी। देन फिर आपने 2.2 कर लेनी है। 2.1 को भी मार्क कर लें, 2.2 को भी मार्क कर लें। जैसे सेल इंजरी जो है ना, ये यूक्यू है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि ये पूरे का पूरा याद कर लेना है। इसमें से भी आपने सिर्फ मेन हेडिंग्स याद करनी है, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, इन्फेक्शियस एजेंट्स, इम्यून रिएक्शन, बस दैट्स इनफ। हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी, अब इसका मैंने एक छोटा सा अपने लिए बनाया हुआ था। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप भी बना सकते हैं। ऐसे कि फैटी चेंज क्या होता है सेल इंजरी में और सेल स्वेलिंग क्या होती है। बाद मॉर्फोलॉजी जो है ये आपने कंप्लीट करनी है। मॉर्फोलॉजी सेलुलर स्वेलिंग से लेके और ये एंड पॉइंट तक मॉर्फोलॉजी आपने फुल ऑन कंप्लीट करनी है अलॉन्ग विद डायग्राम। रिवर्सिबल सेल इंजरी की जो डायग्राम बनी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल इंजरी, रिकवरी, यानी एक सेल है उसकी इंजरी हुई है, वो दोबारा से रिकवर हो सकता है। और इसके अलावा वही इंजरी अगर मुसलसल होती रहे, प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो, तो फिर सेल डेथ या नेक्रोसिस की तरफ हमें लेके चली जाती है। फिर ये एक ओएसपी वाइवा क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपने देख लेना। ये लास्ट वाला पैराग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से देख लेना। जो कि हमारा टेबल 2.1 है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस, ये आपने अच्छे से करना है।
ये बहुत बहुत है, ये बार बार रिपीट होगा, आपके क्लास टेस्ट में भी पूछेंगे, आपके ओएसपी वाइवा में भी आ सकता है, तो ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। तो नेक्रोसिस है, इसकी डेफिनेशन करनी है, और मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। इसके पॉइंट्स बना लें, जैसे कि मैंने पॉइंट बनाया 1 2 3 करके, तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको याद रह जाती हैं अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में कर लें या शॉर्ट लिस्ट कर लें चीज़ें, क्योंकि पैराग्राफ ऐसा आपको याद नहीं रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी दफ़ा मैंने वेरी लिखा है इतनी ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिंगली भी पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन एनी ऑफ द टाइप, यानी कोई भी आपको टाइप दे सकते हैं वो यूक्यू में, कि फिब्रिनॉइड पे लिख दें, फैट पे लिख दें, गैंग्रीनस पे या कोगुलेटिव पे। तो आपने, और इसके अलावा ये फुल भी दे सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन नेक्रोसिस एंड राइट अ नोट ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। तो आपने उन्हें फिर बताना है कि कोगुलेटिव क्या होता है। अब अगर ये फुल क्वेश्चन आए तो आपने कोशिश करनी है कि मेन टाइप लिख दें और उसकी एग्जांपल मेंशन कर दें, अगर फुल क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न का। अगर कोई एक आए तो फिर आपने एक पे ही कंप्लीट नोट लिख देना है, ठीक है। जैसे इसकी जो टाइप्स हैं ये सारी आपने लिखनी है, ये फुल क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस भी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो 2 पाथवेज हैं ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आपने अपोप्टोसिस की डेफिनेशन करनी है, ये वाला टेबल करना है और ये वाली डायग्राम करनी है। ये वाली डायग्राम क्या बता रही है जी, 2 पाथवेज हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है और डेथ रिसेप्टर पाथवे है। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है ना और डेथ रिसेप्टर पाथवे है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जो डेथ रिसेप्टर पाथवे है ना, उसमें रिसेप्टर जो है वो आके हमारे सेल के ऊपर लगे हुए टीएनएफ के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, लिगेंड जो किसी भी एक्सटर्नल या हमारे अपने बॉडी किसी सेल से आया है, वो आके टीएनएफ के साथ बाइंड करेगा। आके टीएनएफ आगे जाके एडेप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कराएगा। एडेप्टर प्रोटीन्स जो है वो कैस्पेजेस की एक्टिवेशन कराएंगे। कैस्पेजेस आगे फर्दर साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन कराएंगे और एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन कराएंगे। ये दोनों चीज़ें फर्दर अपोप्टोटिक बॉडी बनाएंगी। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियल, ये है डेथ रिसेप्टर पाथवे, जो बाहर से कोई लिगेंड आ रहा है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है ना, वो सेल के अंदर ही है, यानी अंदर ही, जैसे जो सेल है या उसकी इंजरी हो जाए किस वजह से, या तो ग्रोथ फैक्टर कम हो जाए, ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल नहीं आ रहा कि भाई सेल ने अब ग्रो नहीं करना, तो डेथ हो जाए, या फिर उसका डीएनए में म्यूटेशन आ जाए या डीएनए का डैमेज हो जाए, या प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है वो सही ना बने। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना एक सेल की इंटेग्रिटी के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी तो ये इंट्रिंसिक सेल इंजरी में आएगा। सेल इंजर हो गया तो अब क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, नॉर्मली उसमें जो हमारे बैक्स और बैक प्रोटीन है, ये एक क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी की फॉर्म में होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते। इनको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, बैक्स और बैक ने ना BCL2 और BCLX के ज़रिए रेगुलेट होना होता है। अगर हमारे पास इनकी इंजरी आ जाए तो BH3 सेंसर्स आएंगे, वो सिग्नल देंगे BCL2 फैमिली को। BCL2 फैमिली को सिग्नल देंगे ना, तो जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना काम सही से नहीं करेंगे। जब रेगुलेटर्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो BCL2 बैक्स और बैक जो है ये आपस में कंबाइन करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल्स हैं उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे साइटोक्रोम C के लिए। साइटोक्रोम C और प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो जाके एक्टिवेट कराएंगे कैस्पेजेस को। कैस्पेजेस प्रोटीन है जिन्होंने डिस्ट्रक्शन करानी होती है साइटोस्केलेटन की, और एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करा देंगे जो न्यूक्लियर को ब्रेक डाउन करेंगे। जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगा, बाकी ऑर्गेनेलिज भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो हमारे पास अपोप्टोटिक बॉडी बन जाएगी जिसकी फर्दर फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। जब अपोप्टोटिक बॉडी बन जाएगी तो वो कहेगी ईट मी सिग्नल कि मैं अपोप्टोटिक बन गई हूँ, प्लीज़ मुझे ख़त्म कर दो फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स आकर उसको किल कर दी। उसके बाद सिर्फ आपने इनमें से डेफिनेशंस करनी है, नेक्रोप्टोसिस की और प्रोप्टोसिस की, ओके। इसकी मॉर्फोलॉजी ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ऑटोफैगी के लिए सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है और ये डायग्राम देख लेनी है। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे पूछ सकते हैं। और समरी ज़रूर मैं हमेशा हर सब्जेक्ट में आपको कहीं कि समरी आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, सिर्फ ब्लैक हेडिंग्स आपने करनी है अच्छे से, ओके। मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं वाइवा के अंदर। जो बायोकेमिकल प्रिंसिपल बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ये वाला कर लेना है तो नीचे से आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाइपोक्सिया और इशीमिया वाले टॉपिक में मैं आपको सिर्फ वही मार्किंग करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। हाइपोक्सिया और इशीमिया का मैं नहीं कहूँगी कि आप ये पूरा टॉपिक पढ़ें,
मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, मैं कहूँगी कि आप सिर्फ ये डायग्राम कर लें, इट विल बी इनफ एंड ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर इशीमिया और रिफरवियन इंजरी, मैं ये टॉपिक आपको कहूँगी कि ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और पढ़ना भी है। फिर आ जाते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है ये सारा पढ़ें अच्छे से, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि आप ये टेबल कर लें, दैट विल बी इनफ फॉर योर UQs। ये जो डायग्राम है 217 वाली, यस आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला टेबल भी अच्छे से करें, फिर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी। लेकिन अगर आपने ये नहीं करना टेबल, तो फिर आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। उसके बाद सेल इंजरी काज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल इंजरी काज बाय टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में से CCl4 वाला जो है ना, ये आपका UQ है। तो आपने ये इंजरी वाला टॉपिक अच्छे कंसेप्ट के साथ एक दफ़ा पढ़ लेना, तो आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है, मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको यहाँ से करें, मैं कहूँगी कि आप डायग्राम करें 2.18। आप लोग कहेंगे कि आप ये सारे डायग्राम्स करा रही है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है ना, क्योंकि डायग्राम इजी है एग्जामिनर के लिए चेक करना, अंडरस्टैंड करना और मेमोराइज करना आपके लिए भी, विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी विच मेक यू बोर एंड ड्राई फॉर यू। देन आपने 2.4 जो है मिस फोल्डेड प्रोटीन वाला, ये देख लेना फॉर ये। अब देखें, इसकी पहले आपने बोल्ड हेडिंग्स पढ़नी है, क्या कह रहा है वो। इस डायग्राम को कर लेंगे ना, फिर बोल्ड हेडिंग्स पढ़ें ब्लैक में जो लिखी हुई है, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स एक एक दो अच्छे से कर लें, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं DNA डैमेज, इन्फ्लेमेशन, और ये मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको करें। अगर आप एक रीड दे देंगे तो वेल एंड गुड, अगर ना भी करें तो चलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के लिए फिर वही मैं कहूँगी कि डायग्राम आपने अच्छे से कर लेनी है। तो जो है डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इसको भी मार्क कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ रहे हैं इस चैप्टर को, वो कहते हैं ना ज्वेलरी पॉइंट, ज्यूल पॉइंट या ट्रेयर पॉइंट, वो है सेलर अडेप्टेशन। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्केट, ये आपके OSP में आएगा, ये आपके वाइवा में आएगा, ये आपके SCQs में आएगा, क्लास टेस्ट में आएगा और हमेशा ही आएगा। एडेप्टेशन, हाइपरट्रॉफी पे नोट आ सकता है, हाइपरप्लेजिया पे आ सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने इनकी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजी क्या होती है, जो चीज़ नॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, जिसका बॉडी पे बुरा इम्पैक्ट ना हो, और पैथोलॉजी क्या होती है, जो अब नॉर्मली या किसी डिजीज़ की वजह से इंक्रीज़ हो रही हो कोई चीज़ या डिस्ट्रक्शन हो रही हो, वो बीमारी की पैथोलॉजी में आ जाता है। तो आपने फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी देखनी है और पैथोलॉजिकल। एग्जांपल्स आपने 2-2, 3-3 अपनी बुक पे लिख लेनी है, कुछ यहाँ मेंशन है, कुछ आपको सर्च करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हाइपरप्लेजिया वाला टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रही हूँ कि ये पूरा ऑन द होल इस टॉपिक से स्टार्ट करके आगे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी ही आपने करनी है, यू कैन नॉट मिस एनी। उसके बाद आ जाते हैं एट्रोफी। एट्रोफी की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ओके। और उसके बाद आपने उसकी काजेज़ देख लेनी है, काजेज़ के भी जैसे पॉइंट्स बने हुए 1 2 3 4 ऐसे। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इसका ट्रायरी पॉइंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना। देन आ जाता है मेटाप्लेजिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेटाप्लेजिया में से आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और 4 एग्जांपल्स याद करनी है, ये UQ है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशंस। यस, इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशंस के आपको नाम अच्छे से आने चाहिए, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है। वैसे तो ये आसान सा है, मैं कहूँगी कि एक दफ़ा रीड ज़रूर दें इन सबको। फैटी चेंज वाला स्टीटोसिस का, अगर फैट एक्यूमुलेशन, फैटी चेंज कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, किडनी में आता है और लीवर में आता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, और इसके काजेज़ क्या है, काजेज़ की ना मेन हेडिंग कर लें बस, ठीक है। ये डायग्राम में आपको, ये डायग्राम आपने अच्छे से कर लेनी है, नीचे वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। इस डायग्राम से आपको जितनी भी एक्यूमुलेशन वाला टॉपिक है वो सारे समझ आ जाएंगे। लाइपोफस्किन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एंथालकोसिस, हीमोसिट्रिन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये UQ भी है। फिर आ जाता है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये UQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा टॉपिक करना है अलॉन्ग विद द मॉर्फोलॉजी के डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होती है और मेटास्टोटिक क्या होती है, इसका डिफरेंस बना के अपनी बुक के ऊपर लिख लें बेशक। सेलुलर एजिंग वाला टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ MCQs के लिए है, और उसके लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप डायग्राम्स देख लें दोनों, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये वाले डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी डायग्राम को इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। So here is the end of topic, this chapter's marking. If you have any question, you can ask me.